गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज विकास योगी और योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइज मॉर्निंग का टाइम होता है अपना ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी पढ़ने का, ओबीजी पढ़ने का। और गाइज हाल फिलहाल के अंदर अपन ओबीजी के अंदर पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और गाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी अपन टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत सी टर्म्स अपन ने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि यूमेनोरिया है, मेनार्की है, नॉर्मल ब्लड लॉस है, ब्लीडिंग का ड्यूरेशन है, इंटरवेल है, ओलिगोमेनोरिया है, पोलीमेनोरिया है, हाइपोमेनोरिया है, हाइपरमेनोरिया है यानी कि मेनोरेजिया है, मेट्रोजिया है, मेनोमेट्रोजिया है, एपीमेनोरिया है, क्रिप्टोमेनोरिया है। इस प्रकार की बहुत सी टर्मिनोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस क्लास के अंदर। और गाइस आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एमनोरिया, जिसका मीनिंग कल अपन ने देखा था। आज अपन डेस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे एमनोरिया के बारे में कि एमनोरिया क्या होता है, कितने प्रकार का एमनोरिया होता है, और अगर किसी प्रकार का अगर एमनोरिया हो रहा है यानी कि किसी वजह से अगर मेंसेस अगर एब्सेंट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, सभी चीज़ें अपन रेशनल बेस पढ़ेंगे, कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार लेक्चर को आप शेयर कर दें। जितने ही बच्चे लाइव आ गए हैं सब बच्चे एक बार लेक्चर को शेयर कर दें ताकि और बच्चे अपने साथ में जुड़ जाएं, ताकि पढ़ने का मज़ा आपको भी अच्छा आए, पढ़ाने का मुझे मज़ा, मेरा भी इंटरेस्ट पढ़ाने के अंदर अच्छा बना रहे बच्चों, है ना। तो एक बार लेक्चर को शेयर कर दो, सब बच्चे देखना नहीं, इधर उधर नहीं देखना है, सब बच्चे शेयर कर रहे हैं। बच्चा आप भी शेयर करो ना सब, हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि दो कर रहे हैं एक नहीं कर रहा, सब शेयर करो, है ना। जो भी आपके कॉलेज हॉस्पिटल कोचिंग के फ्रेंड्स हैं या फिर नर्सिंग स्टडी ग्रुप्स हैं उनके अंदर सभी के अंदर शेयर कर दो और बोल दो कि सब लाइव क्लास चल रही है, अगर पढ़ना है तो आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है ना। देन हाँ, इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ मैं आपको। ये भाई देखो, अपने को कभी कभी लाइव स्ट्रीम के अंदर प्रॉब्लम आती है, लाइव क्लास में प्रॉब्लम आती है, अपनी कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है क्योंकि अपना सिस्टम बड़ा ओवरलोड हो गया। ओवरलोड का मतलब आपको पता है, अपनी जब 1 घंटे की लाइव क्लास होती है तो 1 घंटे की लाइव क्लास के अंदर कम से कम भी 7 से लेकर के 8 GB डाटा क्या होता है यूट्यूब के ऊपर स्टोर होता है। और अपना लगभग 30-35 लेक्चर हो गए। 30-35 का मतलब 300-400 GB क्या हो गया, डाटा अपना स्टोर हो गया। अब अपने पास में एडिशनल गैजेट है नहीं जो कि यूट्यूब के ओवरलोड को अपन कम कर सके, इसलिए अब जैसे जैसे अपना लेक्चर्स का लोड बढ़ेगा, जीबी बढ़ेगा गाइज, वैसे वैसे अपने को लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, अब जो भी लेक्चर अपलोड होगा, कल बच्चे बोल रहे थे कि सर लेक्चर को अपलोड मत करो। गाइज पहली बात तो लाइव क्लास की जाती है ताकि आप तुरंत क्लास को आप अटेंड कर सको, इमीडिएट आप पढ़ सको, आपकी पंचुअलिटी बनी रही। ध्यान रखना, आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई ऐसे अपने को सिलेक्शन मिल जाएगा, गाइज ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है। पंचुअलिटी भी होना जरूरी है, कंटिन्यूटी भी होना जरूरी है। देन पंचुअलिटी और कंटिन्यूटी को ध्यान में रखने के साथ साथ में गाइस, अगर अपन लेक्चर को रिमूव नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने को प्रॉब्लम होती है, फिर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। इसलिए ध्यान रखना, लाइव क्लास के बाद में विथिन 12 आवर, जैसे कि माना कि आज 11 बजे लाइव क्लास फिनिश हो गई तो 11 बजने के बाद में 12 आवर्स के अंदर अंदर वो लेक्चर रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद में उस लेक्चर को आप कभी भी नहीं देख पाओगे। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो गाइस पहली बात तो लाइव के टाइम पर ही अपनी क्लास कंप्लीट कीजिएगा। और अगर किसी वजह से अगर थोड़ी बहुत अगर आपकी मिस भी हो जाती है तो 12 आवर्स के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा। उसके बाद में चाहे से कितनी रिक्वेस्ट भेजिएगा, बिको डिलीट कर दूंगा, मैं उसे रिमूव कर दूंगा, फिर मैं चाहकर भी उसे रिअपलोड नहीं कर पाऊंगा। कल वाले लेक्चर को मैंने केवल हाइड किया था, कल का जो बीटी वाला लेक्चर था पार्ट 6 वाला, तो उसको मैंने वापस से पब्लिकली कर दिया, वापस से उसे मैंने ओपन कर दिया, तो आज आप उसे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद में वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 6, तो वो देख लेना, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अब जो भी क्लास चलेगी अपनी, वो क्लास विथिन 12 आवर क्या हो जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। इसलिए आप कंटिन्यू क्लास देखिएगा, लाइव के टाइम पे आ जाइएगा। टाइम आपको क्लास का पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप अपने ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है लेक्चर का, लेक्चर के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि एरो का निशान आ रहा है, उस पर क्लिक करना, क्लिक करते डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, तो आप पेज और ग्रुप के कॉन्टैक्ट के अंदर रहिए ताकि आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है मिलते रहे, आपके डाउट्स मेरे पास पहुंचते रहे। क्लियर गाइज? तो सब बच्चों ने लेक्चर शेयर कर दिया, यस और नो? बोलो यस और नो, किया या फिर नहीं किया?
हाँ, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, पक्का किया है ना? हाँ चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं एमनोरिया। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एमनोरिया होता है, मीनिंग कल अपन ने देखा था कि भाई एमनोरिया का मतलब क्या होता है। तो एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मेंसेस, यानी कि मेंसेस के एब्सेंस को अपन क्या कहते हैं, एमनोरिया कहते हैं। और कल अपन ने ये भी देखा था कि साहब एमनोरिया कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, एमनोरिया केवल और केवल क्या है कि सिम्टम है, बल्कि एमनोरिया कोई डिजीज नहीं है। इसकी बात में कल अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ द एमनोरिया, कि साहब जो एमनोरिया है ये कितने प्रकार का होता है। तो गाइस कल अपन ने देखा था कि जो एमनोरिया है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, फर्स्ट टाइप ऑफ एमनोरिया इज फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और सेकेंड इज पैथोलॉजिकल एमनोरिया। बिकॉज यहाँ दोनों ही टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा और आधा नहीं पढ़ा, तो आप ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, अदरवाइज पढ़ो ही मत, अपना काम है करो जो आप काम कर रहे हो। तो गाइस पहले अपन डिस्कस करना चाहेंगे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो गाइस फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के रिगार्डिंग सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी वुमेन के, किसी फीमेल के नेचुरल बॉडी फिनोमिना की वजह से नॉर्मली होने वाला जो एमनोरिया है वो कौन सा एमनोरिया है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है, उसे अपन कहेंगे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। जैसे कि भाई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी एक वुमेन का, एक फीमेल का नेचुरल नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल बॉडी फिनोमिना है, तो उसमें होने वाला एमनोरिया कौन सा होगा, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा। जैसे कि लैक्टेशन है, लैक्टेशन भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी एक वुमेन की, तो लैक्टेशन के अंदर होने वाला एमनोरिया कौन सा होगा, फिजियोलॉजिकल होगा। भाई प्यूबर्टी कॉन्सेप्ट से पहले हर वुमेन के अंदर, हर फीमेल में, हर गर्ल के अंदर क्या होता है, एमनोरिया होता है, तो ये भी कौन सा होगा, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा। फिजियोलॉजिकल का मतलब आप समझ रहे हो कि साहब जहां पर किसी नॉर्मल बॉडी फिनोमेना की वजह से अगर एमनोरिया होता है तो इसे अपन क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानेंगे। और देखिए पैथोलॉजिकल एमनोरिया नाम से ही पता लग रहा है कि किसी पैथोलॉजी की वजह से, यानी किसी डिजीज कंडीशन की वजह से जो एमनोरिया होता है उस एमनोरिया को अपन क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन ने यहाँ पे मेंशन किया व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो यू कैन सी क्लियरली एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू नेचुरल बॉडी फिनोमिना, या फिर ड्यू टू नॉर्मल बॉडी फिनोमिना, कि नॉर्मल की यानी कि बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से होने वाला जो एमनोरिया होता है उसे क्या कहेंगे अपन, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले अपन फिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे, फिर अपन पैथोलॉजिकल पढ़ेंगे। कल फिजियोलॉजिकल कुछ अधूरा पार्ट रह गया था, जस्ट एक फ्यू सेकंड में रिवाइज कर देता हूँ उसको। तो गाइस जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है ये भी दो प्रकार का होता है, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और सेकेंड वन इज सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। कि साहब जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है ये भी दो प्रकार का है, कौन कौन सा, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। देखिए प्राइमरी फिजियोलॉजी का मतलब यानी कि एक वुमेन में जब एमनोरिया होता है और जब नॉर्मल एमनोरिया होता है, लेकिन इस नॉर्मल के अंदर भाई नॉर्मल तो प्रेगनेंसी में भी होता है, लैक्टेशन में भी होता है, मीनोपॉज में भी होता है, प्यूबर्टी के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मल एमनोरिया होता है। लेकिन जो सबसे पहले जो एमनोरिया एक वुमेन की लाइफ में जो सबसे पहले जो एमनोरिया देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और गाइस प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया यानी कि सबसे पहला देखे जाने वाला एमनोरिया, तो गाइस प्यूबर्टी से पहले एक वुमेन में या फिर एक गर्ल में क्या होता है, मेंसेस एब्सेंट होते हैं। मेंसेस एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है, एमनोरिया होता है। तो गाइस प्यूबर्टी से पहले जिन सभी वुमेन्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर जो एमनोरिया देखने को मिलता है उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया।
अगर अपन यहाँ पे कारण की बात करें कि सर प्यूबर्टी से पहले ये प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्यों होता है, क्योंकि गाइज प्यूबर्टी से पहले जो HPO एक्सिस है यानी कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है वो एक्टिवेट नहीं होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH नहीं आता है, APC FSH LH नहीं आता है, ओवेरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं आते हैं। ये HPO एक्सिस क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसलिए प्यूबर्टी से पहले हर फीमेल के अंदर मेंसेस एब्सेंट रहते हैं और इस प्रकार के एमनोरिया को अपन किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से अपन इसे जानेंगे। इतनी बात क्लियर माय डियर। अब यहाँ से देखना कि साहब प्राइमरी के साथ साथ में फिजियोलॉजिकल एमनोरिया एक दूसरा और होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब है कि साहब प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अलावा वो सभी कंडीशन जिनमें नॉर्मली एमनोरिया होता है, जो कि एक फीमेल की बॉडी का नेचुरल बॉडी फिनोमिना है, उन सभी एमनोरिया को अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। जैसे कि मेनोपॉज है, इसमें भी एमनोरिया होता है, तो मेनोपॉज में जो एमनोरिया होता है उसे भी क्या कहेंगे, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहेंगे। जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी एमनोरिया होता है, सो इसे भी क्या कहेंगे, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है कि विच टाइप ऑफ एमनोरिया कॉमनली सीन इन दी प्रेगनेंसी, तो आपका रिप्लाई जाना है क्या, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। इसके अलावा अगर अपन लैक्टेशन की बात करें तो साहब लैक्टेशन के अंदर भी एमनोरिया देखने को मिलता है। लैक्टेशन में होने वाला एमनोरिया भी कौन सा एमनोरिया है, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अब गाइस देखिएगा, कल अपनी बात हुई थी कि साहब यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया था मैंने, हाँ ये रहा, ये मेंशन रहा क्या, ये तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और ये सेकेंडरी है। देखिए प्राइमरी का मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके नोट्स को ध्यान में रखते हुए, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल बिफोर प्यूबर्टी और बिफोर 10 ईयर बिकॉज हाइपोथैलेमो एक्सिस डू नॉट वर्क बिफोर 10 ईयर, कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस काम नहीं करने की वजह से 10 ईयर से पहले, प्यूबर्टी से पहले देखा जाने वाला एमनोरिया कौन सा एमनोरिया कहलाता है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और ये है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, इसका मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन किया है, दिस टाइप ऑफ ए, ये एमनोरिया है, मेमोरी नहीं है ना, दिस टाइप ऑफ ए एमनोरिया अकर्स ड्यू टू स्पेसिफिक इवेंट ऑफ ए वुमेन्स लाइफ, किसी वुमेन की लाइफ की जो स्पेसिफिक इवेंट उनसे जैसी प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, मेनोपॉज है, तो इन स्पेसिफिक इवेंट्स के अंदर होने वाले एमनोरिया को अपन क्या कहेंगे माय डियर, क्या कहेंगे, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानेंगे। वेल देन अब देखो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल किन किन में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, लैक्टेशन में देखने को मिलता है और मेनोपॉज के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ से कल बात हुई थी अपनी रेशनल की बात करने की कि साहब प्रेगनेंसी में क्यों होता है एमनोरिया, मेनोपॉज में क्यों होता है और लैक्टेशन में मेंसेस एब्सेंट क्यों होते हैं। तो गाइस अपन ने कहा था, क्या कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के लिए यानी कि मेंसेस के बिगिन होने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फॉल डाउन यानी कि डिक्रीज होना जरूरी है। क्योंकि जब अपन ओवेरी पढ़ रहे थे तो ओवेरी के अंदर एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया होगा, अगर आपको याद हो तो, कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अपना करेक्ट आंसर था डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। यानी कि जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होते हैं, कब, इंक्रीज होने के बाद में, तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, दोबारा से एंडोमेट्रियल साइकिल क्या होती है, बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। सो गाइज प्रेगनेंसी में ये मेंसेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर तो कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होता रहता है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉल डाउन नहीं होता है। देन लेट प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में 12 वीक के ऊपर प्लासेंटा कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, तो फिर 12 वीक और 12 वीक के बाद में टर्म तक प्लासेंटा क्या देता रहता है, प्रॉपर मात्रा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहता है, जिससे कि कंप्लीट प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल डाउन नहीं होता है। और इन दोनों का लेवल फॉल डाउन नहीं होने की वजह से एंडोमेट्रियम की सेटिंग नहीं होती है, एंडोमेट्रियल साइकिल इनिशिएट नहीं होती है। तो गाइस ये तो कारण था किसमें, प्रेगनेंसी में एमनोरिया होने का, यानी कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होने का। देन इसके बाद में अगर अपन बात करें कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद यानी कि प्रेगनेंसी के बाद में लैक्टेशन की, तो माय डियर लैक्टेशन के अंदर ध्यान रखना, लैक्टेशन
लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। और आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं। चलो गिव योर रिप्लाई। आई एम आस्किंग टू यू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विच हार्मोन इज नोन एज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? हे गाइस गिव योर रिप्लाई, कम ऑन फास्ट, गिव योर रिप्लाई। विच हार्मोन इज नोन एज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? वेल बहुत अच्छा, प्रोलैक्टिन। कहने का मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। यानी कि मिल्क के प्रोड्यूस होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। तो गाइज अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब लैक्टेशनल पीरियड होता है तो गाइज इस लैक्टेशनल पीरियड के अंदर जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्पेशली कौन सी पिट्यूटरी से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ताकि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का सिंथेसिस हो सके। सो गाइस इसका मतलब लैक्टेशनल पीरियड में जब लैक्टेशन होता है तो लैक्टेशनल पीरियड के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। और गाइस ध्यान रखना, यह बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन लेवल एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच नहीं आता। अब जब एफएसएच और एलएच नहीं आएगा, यहाँ पे एफएसएच नहीं आएगा तो प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे, वो मैच्योर नहीं होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे, ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनेगा। एलएच भी नहीं आ रहा तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कहाँ से होगा? अब बनाने तो रप्चर होने का कोई सवाल ही, जब ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो रप्चर होने का कोई सवाल ही नहीं होता, ओवुलेशन होने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जब ओवुलेशन नहीं होगा भाई कहाँ से कॉर्पस लुटियम बनेगा? और जब कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा तो कहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेंगे? और जब कॉर्पस लुटियम बनेगा ही नहीं तो कहां से कॉर्पस लुटियम डिजनरेट होगा? और कहां एल्बिगेंस बनेगा? कहां एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉल डाउन होंगे? कहां एंडोमेट्रियम की सेटिंग होगी? नहीं होगी माय डियर। तो क्या होगा यहाँ पर? लैक्टेशनल पीरियड के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ रहने की वजह से एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक मिलता है, जिससे इंटीरियर पिट्यूटरी से ना तो एफएसएच आता और ना ही एलएच आता है। अब दोनों के नहीं आने की वजह से फॉलिक्यूलोजेनेसिस नहीं होता है, यानी कि फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं। और फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होने की वजह से ना एस्ट्रोजन आएगा, ना प्रोजेस्टेरोन आएगा, ना ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ना ओवुलेशन होगा, ना कॉर्पस लुटियम बनेगा। यानी कि ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे और ना ही फॉल डाउन होंगे। और जब ये फिनोमिना नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो गाइज ये था लैक्टेशन के अंदर एमनोरिया होने का कारण। देन इसके बाद में बात करते हैं अपन मीनोपॉज की। तो गाइज आई होप आप ये रीजन तो अच्छे से जानते होंगे। क्या जानते होंगे? कि मीनोपॉज के अंदर मेंसेस बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि मीनोपॉज के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल फॉल डाउन हो जाता है, दोनों मिनिमल लेवल पे आ जाते हैं। और गाइज ध्यान रखना, मीनोपॉज में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मीनोपॉज के अंदर ओवेरी के कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर पाए जाने वाली प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। क्या कह रहा हूं कि मीनोपॉज के अंदर जो ओवेरी के कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल थे, जो प्यूबर्टी एज के ऊपर दोनों ओवेरी में 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल थे। अब प्यूबर्टी एज तो 13 साल होती है, तो 13 साल से लेकर के 45 साल तक कंटिन्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है और हर महीने लगभग 300-400 फॉलिकल्स की बलि चढ़ी है। 300-400 फॉलिकल्स क्या हुई है? डिजनरेट हुई है ग्राफिन फॉलिकल बनाने के चक्कर के अंदर। सो मीनोपॉज एज तक पहुंचते पहुंचते ओवेरी के कॉर्टेक्स पार्ट में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। और जो बच्चे खुचे जो माना कि 100, 200, 500, 1000 प्राइमरी फॉलिकल जो बच्चे भी हैं वो क्या हो जाते हैं? रेसिस्ट हो जाते हैं। किसके अंगेंस्ट? एफएसएच के अंगेंस्ट। रेसिस्ट होने का मतलब है पहले तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या होता था कि इंटीरियर पिट्यूटरी ऐसे एफएसएच आता और एफएसएच आकर के प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता और प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करने से प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर के ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अब प्राइमरी फॉलिकल समझदार हो गए। कैसे हो गए? कि भैया जब हम प्यूबर्टी पे थे प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच से कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर, कि जब हम प्यूबर्टी एज में थे तो हमारा जो परिवार था प्राइमरी फॉलिकल का वो दोनों ओवेरी में 4 लाख थे। हमारे कितने मेंबर थे? 4 लाख थे। और एफएसएच तूने हमारे
कीड़ा करके 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 और 4 लाख से 1000 रुपये में ला करके रख दिया। इतनी संख्या हमें हमारी कम तो ने कर दी। तो भाई देख FSH, अब हम तेरे कहने में नहीं आएंगे, तू तो हमारी वाट लगा देगा, हमारा अस्तित्व भी खत्म कर देगा। अब हम तेरे से स्टिमुलेट नहीं होंगे, अब हम ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब जो मेनोपॉज एज होती है, मेनोपॉज एज में प्राइमरी फॉलिकल्स डिप्लेट हो जाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है और कम होने के बाद में जो कुछ गिने चुने जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो भी FSS के प्रति रेसिस्ट हो जाते हैं, वो FSS से स्टिमुलेट नहीं होते। और जब प्राइमरी फॉलिकल FSS से स्टिमुलेट नहीं होते तो ना एस्ट्रोजन आएगा और ना प्रोजेस्टेरोन आएगा, ना ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ना ओव्यूलेशन होगा, ना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कहने का मतलब मेंसेस बंद हो जाएंगे, मेंसेस एब्सेंट हो जाएंगे। किसके अंदर? मेनोपॉज के अंदर। तो माय डियर, ये तीनों का कारण है कि आखिर क्यों प्रेगनेंसी में एमनोरिया होता है, आखिर क्यों लैक्टेशन में एमनोरिया होता है और आखिर क्यों मेनोपॉज में एमनोरिया होता है। और माय डियर, यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्या पूछे, ऐसे पूछे कि साहब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, कम ऑन माय डियर, कम ऑन माय डियर, गिव योर रिप्लाई, गिव योर रिप्लाई। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, कि सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया? हे गाइस, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये लो। ए ऑप्शन में प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन में मेनोपॉज, सी ऑप्शन के अंदर लैक्टेशन है और डी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, PCOD। चलो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मुख्य कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया? गिव योर रिप्लाई, गिव योर रिप्लाई। हे गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी, क्विक, फास्ट, डू नॉट, डोंट वेस्ट द टाइम में, गिव योर रिप्लाई इमीडिएट। वेल 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 वेल, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अब यहाँ से ध्यान रखना, आपने रिप्लाई दिया, क्या ठीक ठाक दिया, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना, जो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है माय डियर, वो कंसीडर किया जाता है मेनोपॉज, ना कि प्रेगनेंसी। ध्यान रखना, मेनोपॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अब यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि सर आपने या फिर जिसने भी, किसी ने भी ये कहा कि मेनोपॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, तो ये आखिर कैसे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज मेनोपॉज हुआ? आखिर इसका कारण क्या है? कैसे आप ऐसा कह सकते हो कि सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज मेनोपॉज है? इसका तो कॉज प्रेगनेंसी भी हो सकता है, इसका कॉज लैक्टेशन भी हो सकता है, तो आप मेनोपॉज को कैसे कह सकते हो? तो गाइज मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं रेशनल के साथ में कह रहा हूं, मैं तर्क के साथ में मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं। गाइज ध्यान रखना, मैं मानता हूं कि प्रेगनेंसी में भी सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है, मानता हूं लैक्टेशन के अंदर भी सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल है, और मानता हूं कि इस मेनोपॉज के अंदर भी सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज किसे कहा गया? मेनोपॉज को। बल्कि प्रेगनेंसी भी कारण है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का, लैक्टेशन भी कारण है और मेनोपॉज भी, तीनों कारण है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का। लेकिन मोस्ट कॉमन का दर्जा किसे दिया गया है? मेनोपॉज का। अब जरा ध्यान से समझिएगा माय डियर कि मेनोपॉज को क्यों कहा गया, क्योंकि गाइज अपन ने जाना कि प्रेगनेंसी इज द एब्सोल्यूट कॉज ऑफ द सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, बिकॉज इन द प्रेगनेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लासेंटा इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंडीशन, सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एमनोरिया इज कॉमनली सीन नोन एज द फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, विच फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। लेकिन यहाँ से अब आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो प्रेगनेंसी है, भाई देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला प्रेग्नेंट ही बने। अगर
अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या होगा, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा। यानी कि ये महिला के वश में है, वो चाहे तो प्रेगनेंसी कंसीव करे, वो चाहे तो नहीं करे। लैक्टेशन, अब जब प्रेगनेंसी जब वो कंसीव करेगी तभी तो लैक्टेशन होगा, जब लैक्टेशन होगा तभी तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा। कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महिला प्रेग्नेंट ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में लैक्टेशनल पीरियड आए ही, प्रोलैक्टिन बढ़े ही। लेकिन गाइस ये ज़रूरी नहीं बल्कि कंपल्सरी है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि एक महिला में मीनोपॉज नहीं है। जब वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जिए, अपनी लाइफ की सारी स्टेजेस से गुजरे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि उसके अंदर मीनोपॉज नहीं आए और मीनोपॉज में सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया नहीं हो। ये पक्का है, ये कंपल्सरी है। इसलिए माय डियर, इस सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का जो मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है वो किसे मानते हैं अपन, मीनोपॉज को मानते हैं। वेल क्लियर। और समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो, गिव योर रिप्लाई, यस और नो। आई यू अंडरस्टैंड माय डियर? यस और नो, गिव योर रिप्लाई, यस और नो। वेल, बहुत अच्छा। तो गाइज, इस फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के बाद में वन ऑफ द टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एमनोरिया, पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल का मतलब किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होने वाला जो एमनोरिया होता है उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब माय डियर ध्यान रखना, ये जो पैथोलॉजिकल एमनोरिया है ये भी दो प्रकार का होता है। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पैथोलॉजिकल एमनोरिया। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमनोरिया और सेकंड वन इज ट्रू, या फिर ट्रू को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, रियल। यानी कि ट्रू भी कह सकते हो, रियल भी कह सकते हो। तो दूसरा पैथोलॉजिकल एमनोरिया है ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। सो गाइज, फिजियोलॉजिकल की तरह ही पैथोलॉजिकल एमनोरिया भी दो प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे टाइप्स अलग अलग हैं। एक तो कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमनोरिया होता है और दूसरा है ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ध्यान रखना मेरी बात को, गांठ बांध लेना। बहुत सी कोचिंगों में, बहुत सी कॉलेजों में, बहुत सी बुकों में पैथोलॉजिकल एमनोरिया सिर्फ दो ही दे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पैथोलॉजिकल और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल, उन्होंने एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन इनका दे ही नहीं रखा। लेकिन आज आप इसका एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन जानोगे कि पैथोलॉजिकल मेनली कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का होता है माय डियर, एक तो कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमनोरिया और एक ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब माय डियर यहाँ से ध्यान रखिएगा, देखो एमनोरिया का मतलब तो एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पैथोलॉजिकल का मतलब किसी एब्नॉर्मलिटी की वजह से, और कंसील्ड का मतलब छुपा रुस्तम, रे तू निकला छुपा रुस्तम, वो गाना सुना ना आपने, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही ये क्या है, छुपा रुस्तम है, हिडन पैथोलॉजिकल एमनोरिया। कहने का मतलब है मेंसेस तो आते हैं लेकिन छुपे हुए रहते हैं, छुपा रुस्तम होते हैं, पता नहीं लगता। और ऐसा गाइस किस में होता है? क्रिप्टोमेनोरिया इज द एब्सोल्यूट डेफिनेटिव एग्जांपल ऑफ द कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमनोरिया। बिकॉज अब तो आप वेल तरीके से जान गए हो क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, कि क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब या तो वेजाइना का जो ओपनिंग है वो कंप्लीटली हाइमन के द्वारा कवर हो जाए, या फिर वेजाइनल एजेनेसिस हो जाए, या फिर वेजाइनल स्टीनोसिस हो जाए, या फिर पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेंसेस की जो सिम्टम है वो आते हैं, लेकिन पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है। यानी कि महिला कहती है कि साल में तो साइकिल ही नहीं आ रही, मेरे तो मेंसेस ही नहीं आ रहे, पीरियड से ही नहीं आ रहे, टाइम ही नहीं आ रहा। कहने का मतलब है ये कौन सा एमनोरिया कहलाएगा? कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ध्यान रखना, क्रिप्टोमेनोरिया इज आल्सो ए काइंड ऑफ एमनोरिया विच क्लासिफाइड इन द पैथोलॉजिकल एमनोरिया और इट इज ए कंसील्ड पैथोलॉजिकल एमनोरिया। क्लियर माय डियर? देन अब इसके बाद में दूसरा जो पैथोलॉजिकल एमनोरिया है माय डियर, वो है ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ध्यान रखना 99% पैथोलॉजिकल एमनोरिया से क्वेश्चन आता है, तो वो कहाँ से आता है? रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया से। और अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं मोस्टली वो कहाँ से आए हैं? रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल
एमनोरिया से। लेकिन अब मेरी बात ध्यान रखना गाइस, पैथोलॉजिकल एमनोरिया दो प्रकार का, कंसील्ड और रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रू या फिर जो रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया है वो भी दो प्रकार का है। हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ द रियल एंड रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। कौन कौन से टाइप होते हैं दो रियल या फिर पैथोलॉजिकल एमनोरिया के? देखिए मेंशन कर रखा है, रियल या फिर ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया अगेन डिवाइड्स इन टू टाइप। कौन कौन सा? एक तो प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया और दूसरा है सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। माय डियर यू कैन सी हियर देयर इज वेल मेंशन्ड टू टाइप्स ऑफ द ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ये ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? प्राइमरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया और दूसरा है सेकेंडरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब माय डियर यहाँ से आपको बात दोनों को समझने की आवश्यकता है कि क्या तो प्राइमरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया होता है और क्या सेकेंडरी ट्रू या फिर पैथोलॉजिकल एमनोरिया होता है। तो देखिए पैथोलॉजिकल का मतलब, यहाँ पे पैथोलॉजिकल लग रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी एब्नॉर्मलिटी की वजह से ये एमनोरिया हो रहा है। अब इस एब्नॉर्मलिटी को समझिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रू या फिर रियल के, सेकेंडरी ट्रू या फिर रियल के अंदर डिफरेंस करिएगा गाइज। प्राइमरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब तो है कि भाई एक वुमेन है, एक गर्ल है, एक फीमेल है जिसकी एज तो हो गई है मोर देन 16 ईयर। और आप भली बात ही जानते हो कि भाई 10 से लेकर के और 16 साल के बीच में कभी भी मेनार्की स्टैब्लिश हो सकती है, किसी भी समय मेंसेस आ सकते हैं और ज़्यादातर केसेज में ये मेनार्की स्टैब्लिश होती 13 ईयर के ऊपर। लेकिन एक रेंज है कि 10 से लेकर के 16 साल के बीच में मेनार्की कभी भी स्टैब्लिश हो सकती है। लेकिन अब ये जो वुमेन है इसकी जो एज है माय डियर, ये इसकी एज हो गई है, कितनी एज हो गई है? मोर देन 16 ईयर। हे गाइस कम ऑन, ध्यान रखना, जब एक वुमेन की उम्र 16 साल से ज़्यादा हो जाए लेकिन अभी तक मेनार्की भी स्टैब्लिश नहीं हुई है, मेनार्की का मतलब एक भी बार मेंसेस नहीं आए हैं, मेंसो साइकिल शुरू ही नहीं हुई है, तो माय डियर इस प्रकार के पैथोलॉजिकल एमनोरिया को कहते हैं प्राइमरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। आई रिपीट अगेन, फोकस ऑन द पॉइंट। प्राइमरी का मतलब जो पहले होता है, पहले का मतलब 10 से 16 साल के बीच में नॉर्मली मेंसेस स्टैब्लिश हो जाते हैं, मेनार्की स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन जब एक महिला की एज 16 साल से ज़्यादा हो गई वही अभी भी इसके अंदर मेंसेस स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, एक भी बार मेंसेस नहीं आया है और उम्र 16 साल से ज़्यादा है, तो गाइज इसे अपन कहेंगे प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। और जो दूसरा है सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। माय डियर इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि एक वुमेन जिसकी उम्र तो 16 साल से ज़्यादा है और प्रीवियसली मेंसेस स्टार्ट भी हो गए हैं, लेकिन अभी 8% करंट में मेंसेस क्या है? एब्सेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि सेकेंडरी समझ रहे हैं अपन, सेकेंडरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया अपन समझ रहे हैं, इसमें भी एज 16 साल से ज़्यादा है लेकिन प्रीवियसली 16 साल से पहले मेंसेस स्टार्ट हो गए। जैसे कि भाई इस महिला के अंदर 13 साल पे मेनार्की शुरू हो रही तो 13 साल पर अच्छे खासे मेंस आते रहे, 14 साल पे अच्छे खासे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल तक नॉर्मल अच्छे खासे पीरियड्स यानी कि मेंसेस आते रहे। लेकिन 20 साल के ऊपर, 20 साल कंप्लीट होते 21वें ईयर के अंदर अचानक से मेंसेस क्या हो गए? बंद हो गए। तो कहने का मतलब एज 16 साल से ज़्यादा, तो 21 साल क्या है? 16 साल से ज़्यादा है और प्रीवियसली मेंसेस यानी कि मेनार्की स्टैब्लिश है, यानी कि पहले मेंसेस आ रहे थे 4-5 साल तक अच्छे खासे मेंसेस आए, लेकिन अब मेंसेस किसी वजह से क्या हुए हैं? बंद हुए हैं, एब्सेंट हुए हैं। तो माय डियर
इस प्रकार के एमनोरिया को अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अभी मैं दोनों का मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, कारण दूंगा मैं आखिर प्राइमरी क्यों होता है और सेकेंडरी रियल पैथोलॉजिकल क्यों होता है, दोनों के कारणों के हर रेशनल को मैं आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगा। लेकिन सबसे पहले चीज़ को समझना है, पॉइंट को समझना है कि साहब ये होता क्या है। तो माई डियर देखिएगा, यहाँ पे एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, वो भी क्लियरली। प्राइमरी या फिर रियल पैथोलॉजिकल का मतलब एज मोर देन 16 ईयर येट, यानी कि अभी तक मेनार्की इज नॉट स्टैब्लिश, उम्र 16 साल से ज़्यादा होगी लेकिन मेनार्की स्टैब्लिश नहीं हुई है। मेनार्की का मतलब पहला मेंसेस भी नहीं आया है, एक भी मेंसेस नहीं आया। देन सेकेंडरी का मतलब प्रीवियसली मेंसेस इज स्टैब्लिश बट नाउ इज एब्सेंट, यानी कि उम्र 16 साल से ज़्यादा है और पहले अच्छे खासे 3, 4, 5 साल तक मेंसेस आए, लेकिन नाउ यानी कि अभी 8% में मेंसेस क्या है, एब्सेंट है। तो इस प्रकार के एमनोरिया को अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। आई होप आपको दोनों प्रकार के पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मीनिंग समझ में आया होगा। तो जब इनका मीनिंग समझ में आ गया तो अपन 1 बाय 1 दोनों के कारण की बात करते हैं। और माय डियर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक वाइट पेज उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ताकि ये चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से। चलो ये इतना सफिशियंट है। तो माय डियर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया, जिसका मीनिंग आप समझ चुके हो कि इसका प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया की उम्र 16 साल से ज़्यादा हो और एक भी बार मेंसेस नहीं आए, तो इस प्रकार का एमनोरिया कहलाएगा प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कोजेज की, कि साहब आखिर ऐसा क्यों होता है कि उम्र 16 साल से ज़्यादा है और एक भी बार मेंसेस नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है। तो माय डियर ऐसा इसलिए होता है, ये जो वुमेन है जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है लेकिन एक भी बार इसमें मेंसेस नहीं आया, इसका कारण हो सकता है जिसका नाम आप सभी जानते हो। क्या कारण हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम। हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, क्या कारण हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम। यानी कि जब किसी बच्ची को, जब किसी फीमेल को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, कल क्वेश्चन भी था कल परसों का कि टर्नर सिंड्रोम का मतलब 23वें क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। फीमेल में 23वां क्रोमोसोम होता है XX, तो इसमें से जो एक X होता है ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, एक X गायब हो जाता है, सिंगल X ही रहता है, यानी कि 23वां पेयर अनपेयर्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और माय डियर ध्यान रखना, जब भी किसी फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है तो उसकी गोनाड्स, उसकी फीमेल गोनाड्स, उसकी सेक्स ग्लैंड, उसका सेक्स ऑर्गन यानी कि जो ओवेरी होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेक हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। मैंने बताया तो ओवेरी के अंदर कि एक सिंगल ओवेरी का वेट 2 से 3 ग्राम होता है। नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में सिंगल ओवेरी का वेट 2 to 3 ग्राम होता है, लेकिन माय डियर टर्नर सिंड्रोम के अंदर ये ओवेरी स्ट्रेक होकर के, छोटी होकर के 2 से 3 ग्राम वेट के बजाय एक ओवेरी का वेट हो जाता है 0.25 ग्राम। अब आप देखिए, जो काम 2 से 3 ग्राम की ओवेरी करती थी, जितनी सेल्स 2 से 3 ग्राम की ओवेरी में थी, जितने फॉलिकल्स 2 से 3 ग्राम की ओवेरी में थे, क्या उतनी सभी चीजें 0.25 ग्राम की ओवेरी में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते और ना ही होते हैं। सो गाइज स्मॉल गोनाड होने की वजह से, प्रॉपर एक गोनाड यानी कि ओवेरीज का डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ओवेरियन साइकिल शुरू नहीं होती है किसके अंदर, इस टर्नर सिंड्रोम वाली महिला में। और अगर शुरू होती भी है तो प्रॉपरली नहीं होती, इसलिए टर्नर सिंड्रोम में ओलिगोमेनोरिया भी देखने को मिलता है इन सम केसेज। कि साहब अगर थोड़ी बहुत अगर ओवेरी के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, यानी कि अब मेंसेस 28 दिन के बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने से मेंसेस आते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि टर्नर सिंड्रोम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, तो ऐसी कंडीशन में मेंसेस स्टैब्लिश नहीं होंगे। ओवेरी जो है वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगी किसी हार्मोन का, जिससे कि मेंसेस पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब मेंसेस पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, एमनोरिया कहेंगे। टर्नर सिंड्रोम कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे कि साहब टर्नर सिंड्रोम की वजह से होने वाला एमनोरिया क्या कहलाएगा, पैथोलॉजिकल एमनोरिया। और ये इसके अंदर क्या होता है,
कि साहब एम साइकिल इस्टाब्लिश्ड ही नहीं होती है जब किसी फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है, तो क्या नहीं होती है, एम साइकिल इस्टाब्लिश नहीं होती है। एज 16 साल से ज़्यादा हो जाती है, 17, 18, 20, 25, 30 साल एज हो जाती है, लेकिन फिर भी मेंसेस नहीं आते हैं माय डियर। तो गाइज इस प्रकार का जो यानी कि जो प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया है, इसका जो एक कारण है माय डियर, वो कारण क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। माय डियर ध्यान रखना, प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया के और भी कई कारण हैं, लेकिन सभी में से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया है, वो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है माय डियर, टर्नर सिंड्रोम है। सो माय डियर यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ सकता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया या फिर प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो माय डियर आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना है, टर्नर सिंड्रोम। कि साहब टर्नर सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी रियल एंड ट्रू रियल और ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। क्लियर माय डियर, आई होप आई यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यस और नो, रिप्लाई करो, आई यू अंडरस्टैंड। वेल बहुत अच्छा रिप्लाई, शानदार। तो अब देखिएगा इसके अलावा आखिर टर्नर सिंड्रोम के अलावा और क्या कॉजेज हैं प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया के, तो अपन जानना चाहेंगे। तो गाइस एक कारण तो क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम इसका यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरे कारण की बात करना चाहूँगा, तो माय डियर वो दूसरा कारण होता है इस प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया का, वो क्या है, MRKH। हे डियर फोकस ऑन द पॉइंट, MRKH। गाइस MR का मतलब, M का मतलब है मेयर, MAYER मेयर, R का मतलब है रोकीटेंस्की, K का मतलब है कुस्टर और S का मतलब है हुसेर सिंड्रोम, यानी कि मेयर रोकीटेंसी कुस्टर हुसेर सिंड्रोम, यानी कि MRKH माय डियर एक कंजेनाइटल एनामोली है। कैसी, एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है जिसके अंदर अपनी जो मुलेरियन डक्ट होती है, ये मुलेरियन डक्ट के अंदर एब्नॉर्मल होती है। मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस होता है जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट नहीं बनती, और जब मुलेरियन डक्ट नहीं बनेगी तो क्या यूट्रस बनेगा, नहीं बनेगा, और जब यूट्रस नहीं बनेगा तो बताओ मुझे मेंसेस कहाँ से आएंगे भाई, कहाँ से ब्लीडिंग होगी, कहाँ से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी। तो माय डियर ध्यान रखना, जो MRKH है, मेयर रोकीटेंस्की कुस्टर हुसेर सिंड्रोम, अगर आपको ऐसा भी नहीं याद में रहता है ना इसका पूरा नाम, तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, वो एक मूवी थी, कौन सी मेरे को नाम नहीं पता, इमरान खान या फिर जॉन अब्राहम्स, नहीं पता नहीं कौन एक्टर है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मूवी का नाम मेरे को ध्यान है, रॉकी हैंडसम। क्या थी, रॉकी हैंडसम। अब गाइस वो तो एक ही बात है, चाहे से आप रॉकी हैंडसम कह लो और चाहे से आप योगी हैंडसम कह लो, बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब सिर्फ आपको रॉकी हैंडसम ध्यान में रखना है, रॉकी हैंडसम ध्यान में रखना है। और जब भी आपको पूछे कि टर्नर सिंड्रोम के अलावा प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया का और क्या कोज है, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है रॉकी हैंडसम। क्या ध्यान में रखना है, रॉकी हैंडसम या फिर योगी हैंडसम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों में से कोई भी ना। जैसे ही आप रॉकी हैंडसम या योगी हैंडसम आपके माइंड में याद आएगा तो तुरंत मार्क याद आएगा MRKH, और जब MRKH याद आएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होना। और इतना और ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि MRKH है क्या। तो गाइज MRKH एक प्रकार की मुलेरियन डक्ट की कंजेनाइटल एनामोली है कि फीटल लाइफ के दौरान, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, जब एंडोड्रम से जो दो डक्ट बनती है जिन्हें अपन मुलेरियन डक्ट कहते हैं, इन मुलेरियन डक्ट से फीमेल की विजाइना बनती है, यूट्रस बनता है और फेलोपियन ट्यूब बनती है। इस मुलेरियन डक्ट के अंदर एब्नॉर्मलिटी होने की वजह से यूट्रस मिस हो जाता है, यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं होता, यूट्रस बनता नहीं है। और गाइज अब जब यूट्रस नहीं बनेगा तो मुझे बताओ कहाँ से मेंसेस आएंगे। जब यूट्रस ही नहीं है तो कहाँ से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी भाई, जब वहाँ से नहीं है तो कहाँ से बांसुरी बजेगी, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं।
भेजेगी। तो गाइज मार्क इज दी आल्सो कॉज ऑफ दी प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया, लेकिन ध्यान रखना मार्क इज दी सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया। फर्स्ट तो कौन है, टर्नर सिंड्रोम है, और सेकंड कौन सा है, मार्क सिंड्रोम। अब इसके साथ साथ में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, इसका एक तीसरा कॉज भी है प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया का। वो तीसरा कॉज कौन सा है माय डियर, उस कोज का नाम है सुपर वुमेन सिंड्रोम। फोकस ऑन द पॉइंट माय डियर। तीसरा क्या है, सुपर वुमेन सिंड्रोम। क्या नाम है, सुपर वुमेन सिंड्रोम। माय गॉड, जिसने भी ये नाम रखा है रियल में बहुत सोच समझ के नाम रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो वुमेन्स होती हैं, जो नारी जाति होती है, जो महिलाएं होती है, वो हमेशा सुपर डुपर बन के रहती है। भाई हमारे जैसे पुरुष लोग तो बड़े सिंपल और साधारण रहते हैं। तो कहने का मतलब सुपर डुपर का मतलब सुपर वुमेन सिंड्रोम। तो माय डियर, सुपर वुमेन सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल डिफेक्ट है गाइस। फोकस ऑन द पॉइंट। व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग सुपर वुमेन सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल सिंड्रोम। जैसे कि आपका टर्नर सिंड्रोम है, ऐसे कि एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ऐसे क्लेनफेल्टर पटाव सिंड्रोम, मोज़ेक ट्राइसोमी क्राइडूचर्ड सिंड्रोम है, ये सभी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है ना। वैसा ही एक होता है सुपर वुमेन सिंड्रोम। अब माय डियर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अपना जो टर्नर सिंड्रोम होता है, भाई टर्नर सिंड्रोम में तो क्या होती है, मोनोसोमी होती है, यानी कि 23वें पेड़ से एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। सो टर्नर सिंड्रोम तो इज ए डिफेक्ट ऑफ ए मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम तो क्या है, मोनोसोमी। लेकिन ध्यान रखना, जो सुपर वुमेन सिंड्रोम है ये उल्टा है, ये क्या है, ट्राइसोमी है। TRISOMY, ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब तीन, कि जब एक पेयर पर 2 क्रोमोसोम के बजाय क्या हो जाए, 3 क्रोमोसोम हो जाए। अगर फीमेल होती है तो फीमेल के अंदर, यानी कि वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर जो 23वां क्रोमोसोम होता है, 23वां जो पेयर होता है, इस पे कौन कौन से होते हैं, XX, यानी कि 2X होते हैं। लेकिन सुपर वुमेन सिंड्रोम में 20 के अंदर 1X और फंस जाता है, यानी कि 23वें पेयर पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है। और गाइस जब भी 1 क्रोमोसोम किसी भी पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा जाता है तो अपन इसे क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। सो गाइस जब सुपर वुमेन सिंड्रोम होता है, यानी कि महिला में 23वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, यानी कि जब 1X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, डिसफंक्शनिंग होती है और मेंसेस एब्सेंट होते हैं, यानी कि एमनोरिया होता है। ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, पैथोलॉजिकल है। सुपर वुमेन सिंड्रोम इज डिजीज कंसिडर एज ए डिजीज कंडीशन। सो गाइस दिस इज आल्सो कॉज्ड ए प्राइमरी या फिर रियल ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। क्लियर गाइज। तो अपन ने देखा कि जो पैथोलॉजिकल एमनोरिया है 2 प्रकार का है। पहला तो कंसील्ड अपन ने पढ़ा, जिसके अंदर देखा क्रिप्टोमेनोरिया, और जो दूसरा टाइप होता है पैथोलॉजिकल का वो है रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। और अपन ने कहा कि रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया भी 2 प्रकार का, कौन कौन सा, प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया एंड सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया मैंने डिस्कस किया क्या होता है और क्यों होता है, इसके क्यों होता है, यानी कि इसके कारण 3 हैं। जो प्राइमरी और जो मोस्ट कॉमन कोज है वो तो है टर्नर सिंड्रोम। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज जो है प्राइमरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया का, वो क्या है, मार्क MRKH मेयर रोकीटेंस्की कुस्टर हुसैन सिंड्रोम है। देन जो तीसरा कोज है वो क्या है, सुपर वुमेन सिंड्रोम। क्लियर 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 माय डियर, यस और नो, गिव योर रिप्लाई, यस और नो। वेल वेल वेल, बहुत अच्छा, शानदार जानदार जबरदस्त, क्लियर। अब गाइज इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। मीनिंग मैंने समझा दिया कि सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है। तो माय डियर सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब उम्र तो 16 साल से ज़्यादा है, लेकिन अभी यानी कि उम्र तो 16 साल से ज़्यादा है, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आ भी चुकी है, लेकिन 8% में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, बंद है। तो इस प्रकार के एमनोरिया को अपन क्या कहेंगे,
सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। और माय डियर अपन यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्यों होता है। तो माय डियर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्राइमरी के बारे में बताना चाहूँगा। प्राइमरी देखिए, प्राइमरी की देखिए ये चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर मेंशन कर दी हैं। प्राइमरी ट्रू या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया मीनिंग समझा भी दिया, दिखा भी दिया। कोज टर्नर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कोज है, क्रोमोसोम एक कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम के अंदर। देन इसके बाद में प्राइमरी का दूसरा कोज MRK सिंड्रोम, इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज। पूरा नाम क्या है? मेयर रोकिटेंसी कुस्टर हुसेरे सिंड्रोम। क्या होता है ये? मेयर रोकिटेंस्की कुस्टर स्टोर सिंड्रोम, यानी कि MRK क्या होता है? इट इज मुलेरियन डक्ट कंजेनाइटल एनामोली, जिसके अंदर यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं होता है, यूट्रस बनता ही नहीं है, यूट्रस मिस हो जाता है और यूट्रस मिस होने की वजह से मेंसेस नहीं आते हैं। और जो तीसरा कारण था इस प्राइमरी का, वो देखो कहाँ पे ये मेंशन कर दिया, क्या? सुपर वुमेन सिंड्रोम। क्या? सुपर वुमेन सिंड्रोम, जिसके अंदर अपन ने कहा कि जो 23वां पैर होता है महिला में, इसमें 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। वेल इतनी बात क्लियर। वेल बहुत अच्छे। तो गाइज अब इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे यहाँ पर प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। हे कम ऑन माय डियर, फोकस ऑन द पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया? तो गाइज सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया मीन्स एज मोर देन 16 ईयर एंड प्रीवियसली मेनार्की, यानी कि मेंसेस established but now 8% menses are absent, known as secondary pathological amenorrhea। क्लियर? वेल क्लियर। अब मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा कोजेज की, कि आखिर 16 साल से उम्र ज़्यादा है, पहले मेंसेस आ भी गए हैं, लेकिन अब मेंसेस क्यों बंद हो गए? इसका कारण क्या है? तो माय डियर, इसका मोस्ट कॉमन कोज, यानी कि सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया का जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज है वो तो क्या है? PCOD। ये क्वेश्चन आया भी था आपके यहाँ MPCHO के अंदर भी आया था, जस्ट अभी कब हुआ था? 19 के अंदर 2019 में MPCHO का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। और इससे पहले ये क्वेश्चन आया था UPNHM के अंदर आया था, इससे पहले ये GMCS के अंदर क्वेश्चन आया था, इससे पहले ये रैक राजकुमारी अमृत कौर जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर MSc एंट्रेंस के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। और 2016 के अंदर जोधपुर एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया, सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? PCOD। PCOD का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हो, या फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है क्या? हाइपर एंड्रोनिज्म भी कहा जाता है। किसको? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को। वैसे खैर ये गायनेकोलॉजी का पार्ट है। गायनेकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट एंड इट्स डिजीज कंडीशन, कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले डिजीज कंडीशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? गायनेकोलॉजी कहलाता है। तो वैसे तो ये गायनेकोलॉजी का पार्ट है। और गाइस अभी तक गायनेकोलॉजी किसी ने भी नहीं पढ़ाई, यानी कि कोचिंग के अंदर मैंने भी गायनेकोलॉजी नहीं पढ़ाई है। केवल मोस्ट ऑफ केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं और ऑब्स्टेट्रिक प्रेगनेंसी पढ़ाते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखने, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको गायनेकोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, मैं PCOD भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको असरमान सिंड्रोम भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको ओवेरियन सिस्ट भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको PID भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको साल्पी, कहने का मतलब गायनेकोलॉजी यानी कि नॉन प्रेग्नेंट सर्वाइकल कैंसर भी मैं आपको पढ़ाऊँ। कहने का मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली हर डिजीज कंडीशन भी आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा प्रेगनेंसी के साथ साथ में। लेकिन गाइस ज़्यादा क्वेश्चन प्रेगनेंसी से आते हैं, ऑब्स्टेटिक से आते हैं, इसलिए पहले अपन ऑब्स्टेटिक पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? गायनेकोलॉजी, यानी कि नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में होने वाली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज अपन डिस्कस करेंगे। तो माय डियर एक बार आप नाम जान लो, एक बार समझ लो कि साहब आखिर सेकेंडरी रियल या फिर ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो मुख्य कारण तो इसका क्या है? PCOD। अब PCOD क्या होता है? PCOD में क्या होता है, क्या सिम्टम आते हैं, कैसे PCOD को मैनेज करते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको समाने पर। देन सीहांस सिंड्रोम, सीहांस सिंड्रोम, इसी
पिट्यूटरी नेक्रोसिस भी कहते हैं, और पिट्यूटरी नेक्रोसिस होने की वजह से मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब सेकेंडरी ट्री पैथोलॉजिकल एमनोरिया का कारण पीसीओडी भी और सियान सिंड्रोम भी है। आसरमान सिंड्रोम की वजह से भी क्या हो जाते हैं, मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कहने का मतलब हाइपो का मतलब है कि जब T3 और T4 का लेवल अगर घटता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसी कंडीशन के अंदर ही मेंसेस बंद हो जाते हैं। कहीं आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम कहीं पर भी पढ़ा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जब सिम्टम पढ़ते थे तो सिम्टम के अंदर पढ़ते थे मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी, और मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी के अंदर क्या पढ़ते थे, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल, ओलिगोमेनोरिया, एमनोरिया, ये पढ़ते थे। आज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये क्यों होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों ओलिगोमेनोरिया, क्यों एमनोरिया, क्यों इरेगुलरिटी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यहाँ से पहली बात तो नोट करने की ये है कि सेकेंडरी ट्री पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मुख्य कारण पीसीओडी है, इसके अलावा सीहांस डिजीज है, इसके अलावा आसरमान सिंड्रोम। फॉर काइंड योर नॉलेज, आसाराम बापू नहीं है, आसरमान सिंड्रोम। देन तीसरा चौथा हाइपोथायरॉयडिज्म, और पांचवा क्या है, हाइपर थायरॉयड। तो माय डियर, मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा, मैं आपको इन तीनों का रेशनल बताऊँगा कि साहब आखिर पीसीओडी की वजह से सेकेंडरी ट्री या फिर रियल पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्यों होता है, सीहांस डिजीज की वजह से क्यों होता है, आसरमान सिंड्रोम की वजह से एमनोरिया क्यों होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एमनोरिया क्यों होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एमनोरिया क्यों होता है। सभी चीज़ें रेशनल के साथ में, कंसेप्ट के साथ में मैं आपकी क्लियर करूँगा। लेकिन गाइज मुझे लगता है अभी समय काफ़ी हो गया है। एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड, मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, है ना। वेयर इज द वॉच, वेयर इज द वॉच, वेयर इज द वॉच, वेयर इज द वॉच, नो 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 नो, कोई नहीं। तो माय डियर, अभी टाइम हो गया है, क्या टाइम हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया बच्चों, है ना। फिर देखो लेंथी क्लास हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, है ना, ओवरडोज हो जाएगी। फिर ध्यान रखना, ओबीसी की ओवरडोज। और आपको पता है, चाहे से स्टडी हो, चाहे से मेडिसिन हो, चाहे से खाना हो, अगर ओवरडोज किसी की भी होती है तो वो नुकसान ही करती है। इसलिए माय डियर, ओवरडोज अच्छी नहीं होती, ओवरडोज हेल्दी नहीं होती। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, कल की मॉर्निंग की क्लास के अंदर। और माय डियर, अब रेडी रहना, 1-2 दिन में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एब्नॉर्मलिटी है, अब ये पीसीओडी वगैरह कुछ ये हैं, इसके अलावा डिस्मेनोरिया है, मेनोपॉज है, प्यूबर्टी है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और भी कुछ 2-4-5 टर्में हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट मैं आपको बड़े जल्दी क्लियर कर दूंगा। कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 2-3 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगी। और मैंने ओबीजी का अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का जो एमसीक्यू सेशन है वो मैंने तैयार कर लिया है। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी होती है, जस्ट उसके नेक्स्ट दिन अपन शानदार, जानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्या रखेंगे, क्वेश्चन सेशन रखेंगे, जिसे अटेम्प्ट करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन सेशन बड़ा ही अट्रैक्टिव होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस क्वेश्चन सेशन से आप बहुत ध्यान रखना, उतना कुछ सीखोगे क्वेश्चन सेशन से, उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, रिफ्रेशिंग भी होगी, जितना आपकी यहाँ भी नहीं हुई है। इसलिए क्वेश्चन सेशन आपको अटेम्प्ट करना नहीं भूलना। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो सोचना भी मत, है ना। और सबसे पहले बात मैं एक बार और बता दूं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो माय डियर, आपको अगर पढ़ना है तो आपको लाइव क्लास के टाइम पर ही आना पड़ेगा। जैसे लाइव क्लास कंप्लीट होती है, इसके बाद में जो लेक्चर होता है, इसे विथिन 12 आवर और मे बी 12 आवर से पहले क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइज आपको पता है, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं कि अरे आप पढ़ लेंगे, चैनल के ऊपर पढ़ा मिल जाएगा, लेक्चर का भी पढ़ लेंगे, और फिर वो कभी भी पढ़ते ही नहीं है। इसलिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो मत पढ़ो, मेरा क्या जाना है भाई। मैं मेरी जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बेनिफिट होना है, और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो गाइस, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो लाइव आ जाते हैं और अपना इसका बेनिफिट लेके जाते हैं, और उनका बेनिफिट मिलेगा, जल्दी उनका सिलेक्शन होगा, वेल उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, कहीं पर अटकेंगे नहीं, किसी से दबेंगे नहीं, बिकॉज उनका लेवल ऑफ द नॉलेज क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो माय डियर, लाइव क्लास के बाद में, जैसे लाइव क्लास
कंप्लीट होती है, सेशन अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में 12 आवर के विथिन या फिर मे बी 12 आवर से पहले लेक्चर रिमूव कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद में कभी आप ये लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर या फिर मेरा लेक्चर किसी भी चैनल के ऊपर आप नहीं देख पाओगे। फिर तो कभी जब ये ओबीजी पूरी हो जाएगी और जब ये पूरी हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा ओबीजी स्टार्ट होगी, पता नहीं वो दोबारा कब होगी, बिकॉज एक बार कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। इसलिए ध्यान रखना, दोबारा पता नहीं कब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना है टाइम पे आ जाइएगा, लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ओके गाइज, वेल थैंक्स ए लॉट।